हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। 9 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं आयुर्वेदा के। दिस इज द 10th लेक्चर और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं दोष, धातु और मल की। एक एक चीज़ को उठाएंगे, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, देन उसके बाद अगले टॉपिक में जाएंगे। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली बात करने वाले हैं दोषों के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, मेडिसिन एंड थेराप्यूटिक्स आर बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ दोषम। आयुर्वेदा में आपने एडमिशन ले लिया है। अब आयुर्वेदा यहाँ से तो शुरू हो रही, लेकिन इसके बाद आप हायर स्टडी करेंगे, पीजी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये एक ऐसा चीज़ है जो आपका बेस है। ये आपको आना ही चाहिए। आप चाहे फिजियोलॉजी के डॉक्टर बने, फिजिशियन बने, या पैथोलॉजी आप ब्लड टेस्ट वगैरह करें, या लैब से कहीं ना कहीं आपका रिलेशन हो, ठीक है, डायग्नोसिस किसी बीमारी का पता लगाएं, या दवा दे रहे हो, कुछ भी चीज़ें होंगी, तो आपको दोषों के बारे में अगर नहीं पता तो आप ठीक तरह से इलाज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरह से यूँ कह लीजिए आयुर्वेद का बेस आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक लाइन को देखना और आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ अ दोषा। अब बात करते हैं कि दोष होता क्या है। तो दैट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू विटिएट द अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड दोष। दोष वो होता है जो किसी ना किसी को दूषित करे, यानी हमारी बॉडी में ही रहकर हमारी बॉडी को ही नुकसान पहुंचा दे, दैट इज नोन एज दोष। और ये नुकसान कैसे पहुंचाएगा? या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे या फिर कम मात्रा में हो जाएंगे। अब ये होते क्या क्या है दोष, अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बात करेंगे। अभी बस इतना समझ लो, जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हों हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शन को रोकने में, कि नॉर्मली जो हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर दिक्कत दे रही हैं तो इट मीन्स हमें कोई ना कोई दोष है। अगली लाइन कह रही है दैट विच विटिएट द बॉडी एज वेल एज द माइंड इज कॉल्ड दोष। अब दोष दो तरह से विटिएट करेगा। पहला, या तो हमारी बॉडी को विटिएट करेगा, या दूसरा हमारे माइंड को। हम या तो शारीरिक रूप से बीमार हो सकते हैं या फिर मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। द एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ दोष इज दैट which is forming the temperament और प्रकृति of an individual by birth। अब प्रकृति क्या होती है? हर इंसान की जन्म से ही प्रकृति होती है। एलोपैथ में इस तरह से इलाज नहीं होता, लेकिन आयुर्वेद में किसी का भी इलाज करने से पहले उसकी प्रकृति को जानना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति क्या होती है? प्रकृति होती है कि वो इंसान कैसा है, वातज है, पित्तज है, कफज है, वातज पित्तज है, कफज पित्तज है, या किस तरह की उसकी प्रकृति है। अब उसकी प्रकृति कैसे जांचते हैं? तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या आगे आप कहीं हैं और फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं, तो आपको एक चार्ट मिला होगा किसी भी पेशेंट की प्रकृति को निकालने का। हो सकता है आप पेशेंट का नहीं निकाला हो, आपने अपने फ्रेंड्स वगैरह का भी निकाला हो, तो वहाँ से उसके बारे में पता करना होता है और देखना होता है कि उसकी कौन सी प्रकृति है, और उस प्रकृति के हिसाब से ही उसका इलाज करना होता है। आप किसी भी इंसान को कोई भी तरह की दवा नहीं दे सकते हैं, उसकी प्रकृति के हिसाब से ही दवा देनी होती है। एंड ऑल्सो हैविंग द इंडिपेंडेंट पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग डिजीज इज कॉल्ड दोषा। और दोष जो है वो किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट पावर, उनमें खुद की ही इतनी पावर होती है कि वो किसी चीज़ को या किसी भी बीमारी को कर सकते हैं। दोष इंडिकेट दोष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन, मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि दोष क्या क्या करते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मेशन बनाने के लिए, मेंटेनेंस हमारी शरीर को मेंटेन भी करते हैं, एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी। तो एक तरह से दोष अगर ये सारे काम कर रहे हैं और अगर यही काम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी फंक्शन ठीक तरह से नहीं हो पाएगी, यानी कहीं ना कहीं हम बीमारी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ड्यूरिंग इट्स फिजियोलॉजिकल कंडीशन दस इट इज अदरवाइज नोन एज धातु। अब दोष का फॉर्मेशन, मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन का काम है, तो एक तरह से हम इसे धातु भी कह सकते हैं, क्योंकि धातुओं का भी यही काम होता है, हमारी बॉडी को अच्छी तरह से फॉर्मेशन करना, बनाना, मेंटेनेंस रखना और प्रोटेक्ट करके रखना, ये सारे धातुओं का काम होता है। धातु मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ पहले लेक्चर में, और जिन्होंने बच्चों ने पढ़ रखा है उन्हें मालूम होगा कि 7 तरह की धातु होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो इसीलिए हम दोषों को एक तरह से धातु भी कह सकते हैं। अब हो गया
जो आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन था। राइट साइड में आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आपको ये कहीं ना कहीं, जो बच्चे हिंदू रीति रिवाज से उन्हें ये भगवान लग रहे होंगे, जो किसी और रिवाज में हैं, किसी और धर्म के हैं, वो अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा होगा ये हिंदू रिवाजों में कोई देवता है। तो अब बात करते हैं ये हैं कौन। इनके हाथ में आयुर्वेद लिखा हुआ है, एक पुस्तक ली है। तो ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। लिखा हुआ है धन्वंतरी इज द फिजिशियन ऑफ देवास इन हिंदुइज्म। इनको बोलते हैं आचार्य धन्वंतरी या लॉर्ड धन्वंतरी। BAMS में अगर आपने एडमिशन लिया है या आप विजिट करने जा रहे हैं, कभी भी अगर आप BAMS के कॉलेज में एंटर करेंगे तो वहाँ लॉर्ड धन्वंतरी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा या कहीं ना कहीं इनकी फोटो पोस्टर जरूर आपको दिख जाएगा। एक्चुअल में ये फिजिशियन हैं देवों के, ठीक है। हिंदू धर्म में जो देवताएं हैं उनके जो फिजिशियन है ये धन्वंतरी जी हैं। ही इज रिगार्डेड टू बी अवतार ऑफ विष्णु। इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। ही इज मेंशन्ड इन द पुराणास एज द गॉड ऑफ आयुर्वेदा। इन्हें आयुर्वेदा का देवता भी कहा जाता है पुराणों में। जितने भी वेद पुराण हैं उनमें धन्वंतरी जी को ही बोला गया है गॉड ऑफ आयुर्वेदा। अब विष्णु के अवतार हैं, विष्णु जी को आप जानते ही होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 नाम आपने सुन रखे होंगे, ठीक है। तो उसी में एक का अवतार है धन्वंतरी जी। अब चलते हैं अगले लेक्चर पे। अब बात करते हैं दोष धातु मल, वही टॉपिक चल रहा है। आगे देखते हैं, दोषों की बात कर रहे थे। तो इंडिपेंडेंटली प्रोडक्शन ऑफ अ डिजीज ड्यूरिंग इट्स एबनॉर्मल स्टेट ऑफ फंक्शनिंग, यानी कि अगर हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है तो बीमारी का उत्पन्न हो जाना ही क्या कहलाता है, दोष कहलाता है कि हमारे बॉडी में ये दोष हो गया है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ दोष। दोष का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। तो दोष हैज बीन कंसीडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ बॉडी। ऑलरेडी हम लोग अभी पहली वाली स्लाइड में देख चुके हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिदोषा थ्योरी इज अवेलेबल सिंस द वैदिक लिटरेचर। अगर हम बात करें त्रिदोष थ्योरी की तो ये आज से नहीं, ये वेदों में भी लिखा हुआ है, बहुत पहले से चला आ रहा है। यानी कि ये अवेलेबल है कहाँ, वैदिक लिटरेचर, वेदों में भी आपको इसके बारे में दिख जाएगा। अगर हम बात करें अथर्ववेद की तो टर्मिनोलॉजी लाइक वातज और सुषमज, यानी कि सुषम एटसेट्रा रिफर टू वात पित्त और कफ थ्योरी ऑफ आयुर्वेदा। अगर हम अथर्ववेद में देखें तो वातज और सुषम जो टर्म दिए गए हैं उसमें वात पित्त कफ के बारे में ही बताया गया है। अगला अगर हम बात करें ऋग्वेद की तो वहां पर टर्मिनोलॉजी है त्रिधातु, ठीक है। त्रिधातु का मतलब होता है, त्रि मतलब 3 धातुएं कौन कौन सी हैं, विच रिफर टू एज अ वात पित्त और कफ सिस्टम ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट स्लाइड है नंबर ऑफ दोष। बहुत देर से हम दोष के बारे में पढ़ रहे हैं क्या दोष, कितने नंबर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो देखते हैं। 2 टाइप्स ऑफ दोष। कभी भी दोष के बारे में पूछा जाए तो वात पित्त कफ मत लिख देना। जब भी दोष के बारे में पूछा जाए तो देखना पूछ क्या रहा है। हमेशा पूछेगा दोष के बारे में बताइए, दोष की डिफिनेशन बताइए और उसके प्रकार बताइए, ठीक है, टाइप्स। तो कभी भी ये मत लिख देना कि दोष वात पित्त कफ 3 होते हैं, नहीं। दोष हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन मानसिक दोष, सेकंड शारीरिक दोष। अब इसके अंदर सब टाइप्स आते हैं। तो पहले हम लोग देख रहे हैं मानसिक या साइकिक दोष, सेकंड शारीरिक या सोमैटिक दोष। अब यहाँ पर जो 3 दोष लिखे हुए हैं वात पित्त और कफ, ये आपके शारीरिक दोष लिखे हुए हैं। मानसिक दोष की हम लोग आगे बात करेंगे। रिलेशनशिप ऑफ दोष और धातु। दोष को हमने धातु का नाम भी दिया हुआ है, तो इन दोनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन होगा, इसलिए नाम दिया है। तो रिलेशन देख लो। अगर हम बात करें दोष की तो 3 हैं, कफ पित्त और वात। और धातुओं की बात करें तो 7 होते हैं, ठीक है। उनका रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो कफ का रिलेशनशिप में अगर हम धातु से देखें तो डायरेक्टली रिलेशनशिप है किससे, रस मांस मेद मज्जा और शुक्र से। उसके बाद पित्त का डायरेक्टली रिलेशन आपको दिख जाएगा रक्त से। फिर वात का जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स, ठीक है, अस्थि से। अब ये डायरेक्ट और इनवर्स जब और डिटेल आगे स्टडी करते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। अभी मैं अगर आपको बताऊंगा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या रिलेशन है तो शायद नहीं समझ में आएगा। तो अभी बस सिर्फ इतना ही देख लो, आगे डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं मानसिक दोष की। जैसे मैंने शारीरिक दोष बताए वात पित्त और कफ, उसी तरह अब हम लोग बात करते हैं मानसिक दोष की। तो मानसिक दोष का मतलब साइकिक इन नेचर। अब यहाँ पर 2 तरह के मानसिक दोष बताए गए हैं, दैट इज रज और तम, ठीक है।
वैसे तो आपने नाम सुना होगा सत्य, रज और तम। सत्य को हम लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ रज और तम को ही मानसिक दोष में कंसीडर करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ त्रिदोषा, अब क्या महत्व है इन त्रिदोष का? तो दोष हैज बीन कंसीडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्ट, मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ दोषा produces health of the body, whereas the abnormal state of a dose is responsible for the production of a disease. अब लाइन सेम ही लग रही होगी आपको। यहां पर उसने कहा है कि नॉर्मल फंक्शन अगर दोष करेंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी है, अगर एबनॉर्मल स्टेट आ गई, एबनॉर्मल फंक्शन करने लगे दोष, तो आप बीमारी हो जाएंगे। ठीक है, आप बीमारी को पकड़ लेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं
कि अगर धातुएं समान मात्रा में रहें, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहें, तो हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है तो हमारी बॉडी अनहेल्दी रहेगी। यानी कि दोष अगर नॉर्मल हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं दोष बढ़ गए तो भी बीमार, और अगर दोष घट गए तो भी बीमार। ठीक है, अब बात करते हैं पंच महाभूत। अब आप लोगों ने सुना होगा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, है ना, गगन, ये सारी चीजें आपने सुना होगा। तो उसी से मिलकर क्या बना हुआ है, उन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं पंच महाभूत। यानी कि 5 महाभूत जिनसे हमारा शरीर भी बना होता है, उनसे देखते हैं रिलेशन क्या होता है। तो these 3 dosas are also known as dhatus as they support the body in their state of equilibrium, which represent normalcy, whereas they are spoken as of doshas during their disequilibrium state. They vitiate other structure and functional elements of living body। वही लास्ट वाली चीज है यहाँ पर कि अगर नॉर्मल है तो हेल्दी है, एबनॉर्मल हो जाएगा तो डिजीज कंडीशन आ जाएगी। जेनेसिस ऑफ दोषा फ्रॉम पंच महाभूत। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि पंच महाभूत से दोष कैसे उत्पन्न होते हैं। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, देयर आर मेनली 3 दोष, वात, पित्त और कफ। These 3 दोषा बायोलॉजिकल एलिमेंट होते हैं which constitute the structural and functional unit of all living cell, tissue, organ and body as a whole। यानी कि यही वात, पित्त और कफ ही है हमारी पूरी बॉडी को चलाते हैं। आगे बात करें तो all the inanimate object in the universe and bodies of living creation including man are composed of permutation and combination of the 5 basic element। जैसे ही आपको पता है कि 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। लोग कहते हैं ना कि मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। तो ये ज़िंदगी एक दिन जहाँ से आई है वहीं वापस चली जाएगी। यानी ये शरीर जो है इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि मैन आर कंपोज्ड ऑफ द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। यहाँ पर तेज जो है वो अग्नि को बोला गया है, आग को बोला गया है, फायर को बोला गया है। क्यों? क्योंकि तेज, फायर, आप जब भी आग को देखेंगे तो वो खुद इतनी तेज होती है, इतनी लपटें उठती हैं कि नॉर्मल इंसान उसके पास नहीं जा सकता, इसलिए उसे तेज भी बोला गया है। द 3 दोसास, वात, पित्त और कफ, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द अबव 5 एलिमेंट। इन्हीं 5 एलिमेंट से आपके बॉडी के वात, पित्त, कफ भी बन रहे हैं। द बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वायु और आकाश। अगर हम वायु और आकाश को मिला दें तो ये महाभूत क्या बनाएगा? वात दोष को उत्पन्न करेगा। लाइकवाइज द कॉम्बिनेशन ऑफ पृथ्वी और जल। अगर हम पृथ्वी और जल महाभूत को मिला दें तो ये दोनों मिलकर के कफ दोष को उत्पन्न करेंगे। जबकि लास्ट में अगर हम बात करें पित्त की तो वो होता है तेज महाभूत के कारण। अब ये चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई? कहीं ना कहीं देखो, वात का मतलब होता है वायु। हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करने वाली जो चीज़ है वो है वात, ठीक है। और ऐसे ही हमारी बॉडी में वायु, एयर भी ट्रेवल करती रहती है, इसीलिए जो वात वर्ड है वो कम्स फ्रॉम वायु, ठीक है। अब ये चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, धीरे धीरे और आगे लेक्चर्स आएंगे और आगे आप जब पढ़ेंगे आयुर्वेदा तो ये सारी चीज़ें आपको कॉमन लगने लगेंगी और ये सारी चीज़ें वहीं सीख जाएंगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि वात, पित्त, कफ हमारी बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं। तो पित्त का स्थान जब मैंने बताया था आपको लोअर एब्डोमेन वाले रीजन पे बताया था, सबसे नीचे वात बताया था, फिर उसके ऊपर स्टमक के आसपास, नेवल के आसपास जो है वो मैंने आपको पित्त का स्थान बताया था। वहाँ पर क्या होता है, स्टमक में डाइजेशन होता है और डाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है? अग्नि ज़रूरी होता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि तेज महाभूत जो है वो पित्त के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब राइट साइड में देखो, वही 5 महाभूत हैं जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। मिलते हैं अगले लेक्चर में और अगले लेक्चर को और हम लोग इंटरेस्टिंग बनाएंगे और बेहतर तरीके से इसको समझेंगे। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर स्लाइड व्यू पे आप लेक्चर देखना चाहें तो भी अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर आप बोर्ड पे भी पढ़ाइए, उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। इसी के साथ टाटा बाय बाय। पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आने वाले हैं, अपनी तैयारी को बहुत बेहतर रखें और
एक बहुत अच्छी चीज़ कि कोशिश करें हर दिन लिखने की, ठीक है, क्योंकि आदत नहीं होती है लिखने की। नीट की तैयारी करी, वहाँ इतना लिखना नहीं पड़ा 3 घंटे, लेकिन अब फर्स्ट ईयर में जब आप बैठेंगे तो बहुत सारे बच्चों 3 घंटे लिख नहीं पाते हैं, उनके हाथ दर्द होने लगते हैं या राइटिंग खराब होने लगती है। तो कोशिश करें कि चीज़ों को लिख लिख के पढ़ने की आदत बनाएं, ठीक है, ताकि 3 घंटे आप कंसिस्टेंसी से लिख सकें। क्योंकि थोड़ा भी वक्त अगर आपने निकाल दिया हाथों को दबाने में और आराम करने में, तो उतने में हो सकता है आपका क्वेश्चन छूट जाए। तो इसी के साथ पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।